सभी का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास साहब में। साथियों, आज इस वीडियो में हम निष्ठा FLN कोर्स 2 जिसका नाम है दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना कोर्स के आकलन भाग को देखेंगे और इस वीडियो में हम 40 प्रश्न देखेंगे। इन्हीं 40 प्रश्नों में से 20 प्रश्न आपके आकलन भाग में दिखेंगे, क्योंकि इस बार ये व्यवस्था करी है कि आपके लिए अलग प्रश्न है, मेरे लिए अलग प्रश्न है और कोई तीसरा व्यक्ति अगर इस कोर्स को कर रहा है तो उसको कुछ अलग प्रश्न दिखेंगे। यानी कि कुछ प्रश्न सेम होंगे और कुछ प्रश्न अलग अलग होंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर आपको 40 प्रश्न दे रहे हैं। इन 40 प्रश्नों में से ही 20 प्रश्न आपके कोर्स में आपको देखने को मिलेंगे। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम RTE एक्ट किस वर्ष पास हुआ था? 2009, 1986, 2010, 1992। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित हुआ था, पास हुआ था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। भोजन में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, स्थूल पोषक तत्व, संतुलित पोषण, प्रतिरोधक क्षमता। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, स्थूल पोषक तत्व। भोजन में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट स्थूल पोषक तत्व प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भोजन में पोषक तत्व विटामिन ए, आयोडीन, आयरन और जिंक प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है सूक्ष्म पोषक तत्व। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करते हैं। भोजन में विटामिन ए, आयोडीन, आयरन और जिंक सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करते हैं। एक दैनिक चर्या में बच्चे के समग्र विकास के लिए 3 विकासात्मक लक्ष्यों को संबोधित किया जाना चाहिए। ऑप्शन है बेतरतीब ढंग से, पदानुक्रम में, अकेले में, एक एकीकृत तरीके में। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, एक एकीकृत तरीके में समग्र विकास के लिए 3 विकासात्मक लक्ष्यों को संबोधित किया जाना चाहिए। सही आंसर है यहाँ पर एक एकीकृत तरीके में। अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने के प्रतिफल एक विशेष कक्षा और विषय के लिए प्रतिचित्रित करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है पाठ्यचर्या को। सीखने के लिए प्रतिफल एक विशेष कक्षा और विषय के लिए प्रतिचित्रित करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है पाठ्यचर्या को। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE एक्ट अधिनियम का उद्देश्य आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। तो यहाँ पर है 6 से 14 वर्ष। यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों को सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों और हितधारकों के मार्ग निर्देशक बिंदु हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है सीखने के प्रतिफल। तीसरा विकल्प सही है यहाँ पर सीखने के प्रतिफल। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, बच्चे के सीखने को सुनिश्चित किए बिना पाठ्यक्रम पूरा करना। पहला विकल्प सही है, बच्चे के सीखने को सुनिश्चित किए बिना। अगला प्रश्न, गतिविधियों जिनमें भागना, दौड़ना, कूदना, संतुलन बनाना, साइकिल चलाना शामिल है के लिए प्रदान की जानी चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, बड़ी स्थूल मांसपेशियों के विकास के लिए। बड़ी स्थूल मांसपेशियों के विकास के लिए ये गतिविधियाँ कराई जानी चाहिए। जिस शिक्षण में बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है और केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, उसे कहा जाता है प्रतिक्रियात्मक शिक्षण, अनुकूली शिक्षण, गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण, छात्र केंद्रित शिक्षण, गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण। थर्ड विकल्प सही है यहाँ पर, गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण। बच्चे बिना समझे सामान्य डिकोडिंग द्वारा यांत्रिक ढंग से पढ़ना सीखते हैं यदि उनका सुनिश्चित न हो। तो यहाँ पर थर्ड विकल्प सही है, मौखिक भाषा आधार। मौखिक भाषा आधार अगर बच्चे राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने प्राथमिक स्तर में सीखने के प्रतिफल प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए वर्ष में विकसित किए 2009, 2020, 2019, 2017।
तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, 2017 में विकसित किए थे। एक स्वाभाविक शिक्षार्थी के रूप में बच्चे की ज्ञान सृजित करने की क्षमता को स्वीकार करना है। तो यहाँ पर सही आंसर है रचनावादी पद्धति। यहाँ पर देखो ऑप्शन है प्रकृतिवादी पद्धति, व्यवहारवादी पद्धति, रचनावादी पद्धति, सहज ज्ञानवादी पद्धति। तो यहाँ पर थर्ड विकल्प सही है, रचनावादी पद्धति। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। विकासात्मक लक्ष्य कक्षा 3 में निम्नलिखित विषयों की ओर प्रगति करता है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, हिंदी और हिंदी, गणित और पर्यावरण अध्ययन। तो यहाँ पर थर्ड विकल्प सही है, गणित और पर्यावरण अध्ययन। विकासात्मक लक्ष्य कक्षा 3 में गणित और पर्यावरण अध्ययन की ओर प्रगति करता है। रचनावादी पद्धति में शिक्षक को के रूप में देखा जाता है, अवलोकनकर्ता, कार्यकर्ता, प्रशिक्षक, सुगमकर्ता। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, सुगमकर्ता। रचनावादी पद्धति में शिक्षक को सुगमकर्ता के रूप में देखा जाता है। FNL फ्रेमवर्क में दक्षताएं और सीखने के प्रतिफल प्राप्त किए गए हैं विकासात्मक लक्ष्यों से, पाठों से, विषयों से। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है, विकासात्मक लक्ष्यों से। FLN फ्रेमवर्क में जो दक्षताएं ली गई हैं वो विकासात्मक लक्ष्यों से ली गई हैं। अब ये देखिए, दक्षता मॉडल में शिक्षण की विद्यार्थी में मिलान करने के लिए योजना बनाई जाती है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, विकासात्मक तैयारी। यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, विकासात्मक तैयारी। कौन सा दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है? तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है, छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। गतिविधियाँ जैसे काटना, फाड़ना, चिपकाना, मोती पिरोना, पहेलियाँ जोड़ना, गीली मिट्टी, बालू, पानी आदि से खेलने से होता है सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास। थर्ड ऑप्शन सही है। बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली बनाना इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, भाषा और साक्षरता। भाषा और साक्षरता पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। साथियों, मैंने जब ये आकलन भाग किया था तो ये 20 प्रश्न पूछे गए थे। अब हम देखते हैं, जब मैंने दूसरी बार आकलन किया तो उसमें कुछ प्रश्न बदल गए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23(2) का संशोधन चिन्हित करता है कि। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है, सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। तो ये एक प्रश्न बदल गया था। दूसरा प्रश्न, FLN का तीसरा वर्ष इस नाम से जाना जाता है, स्कूल तत्परता कार्यक्रम, बाल वाटिका। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, बाल वाटिका के रूप में जाना जाता है। FLN का तीसरा वर्ष बाल वाटिका के रूप में जाना जाता है। भावनाओं की अभिव्यक्ति और प्रबंधन तथा सकारात्मक और उपयोगी संबंध स्थापित करने की योग्यता को परिवेश को खोजने और संलग्न होने की योग्यता एक हिस्सा है। तो यहाँ पर सामाजिक भावात्मक विकास तीसरा विकल्प सही है। पोषण देखभाल का घटक नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य और पर्याप्त पोषण, स्वायत्तता। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, स्वायत्तता पोषण देखभाल का घटक नहीं है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं जो बदल गया था। दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल होते हैं। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, भली भांति निर्धारित और निश्चित। दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में भली भांति निर्धारित और निश्चित लक्ष्य होते हैं। दक्षता आधारित शिक्षा में आदर्श आकलन किया जाता है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, पूरे वर्ष किया जाता है। तो यहाँ पर पूरा वर्ष जो है वो ऑप्शन सही है। दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में आकलन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए मार्ग निर्देशन साधन के रूप में। विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए मार्ग निर्देशन साधन के रूप में दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली का प्रयोग होता है। हम अगला प्रश्न देखते हैं।
दक्षता आधारित शिक्षा इस विचार पर आधारित है कि शिक्षार्थियों को अवधारणा और सिद्धांतों की गहरी समझ विकसित करने योग्य हो जाना चाहिए ताकि, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, वे ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में हस्तांतरित और प्रयोग कर सकें। अगला प्रश्न, बच्चों के सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों और हितधारकों के मार्ग निर्देशक बिंदु हैं। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, सीखने के प्रतिफल। मार्ग निर्देशक बिंदु जो हैं वो हैं सीखने के प्रतिफल। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली बनाना इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, भाषा और साक्षरता, यानी कि भाषा और साक्षरता पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक तत्वों, आधारभूत पहलुओं और अंतर्व्यक्तित्व गुणों के कुल योग को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है दक्षता। यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, दक्षता कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विशिष्ट कथन जिसमें ठीक ठीक वर्णन किए गए हैं कि एक छात्र मापने योग्य तरीके से क्या करने योग्य होगा कहलाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, सीखने के प्रतिफल। सीखने के प्रतिफल कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो साथियों, ये जो प्रश्न है ये बदले हुए प्रश्न थे, प्रतिफल आधारित पद्धति प्रदान नहीं करती है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में आकलन। दूसरा विकल्प सही है, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में आकलन नहीं करती है। अगला प्रश्न, प्रत्येक दक्षता को एक नंबर कोड के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, सरल पहचान करना और संदर्भ। यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, सरल पहचान करना और संदर्भ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, संदर्भ के उपयुक्त ज्ञान, कौशलों और प्रवृत्तियों के मेल को इस रूप में परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, दक्षता के रूप में परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीखने के प्रतिफलों को होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा तीसरा विकल्प सही है, अवलोकन करने और मापने योग्य। साथियों, ये इन्हीं 40 प्रश्नों में से 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लें, जिससे कि आपका प्रशिक्षण